नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? सुरक्षित है अपने घर में? आप सभी को इस कक्षा में सुस्वागत। आज हम 9वीं कक्षा के एक पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, हम इस पाठ के बारे में देखेंगे। आपको कुछ सवालात करूंगी मैं, इसका उत्तर आपको देना है। अच्छा बताइए, हमारा देश कौन सा है? कोई बता सकते हैं? किसको नहीं पता कि हमारा देश कौन सा है? बताइए। हाँ, हमारा देश भारत है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? आप सभी को पता है। हाँ, 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए कुछ वीर महिलाएं कौन कौन से हैं बच्चों? आप सभी को पता है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए कुछ वीर महिलाएं हैं। वनके ओबव्वा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर रानी चेन्नम्मा आदि। हाँ बच्चों, आप सभी को पता है कि आज हम कित्तूर रानी चेन्नम्मा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। 9वीं कक्षा का पाठ 15 वीरांगना चेन्नम्मा का पहला भाग आज हम देखेंगे बच्चों। इस पाठ के उद्देश्य इस प्रकार है। कर्नाटक की वीर महिला चेन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय हम इस पाठ से प्राप्त करते हैं। अंग्रेजों के अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चेन्नम्मा ने बचाया। चेन्नम्मा के बंदी बन जाने के बाद ही कित्तूर अंग्रेजों के वश में आया। चेन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक आज भी गर्व का अनुभव करता है बच्चों। आइए देखेंगे कि ये कित्तूर कहाँ है। आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि कित्तूर कहाँ है। कित्तूर कर्नाटक का एक ही छोटा सा राज्य था बच्चों। यह धारवाड़ के पास रहने वाले बेलगांव जिले के, आप लोगों को यहाँ देख लीजिए, यहाँ का धारवाड़ है ना, अखंड धारवाड़ के पास रहने वाले बेलगांव जिले के बैलहोंगल तालुक में है यह एक छोटा सा कित्तूर राज्य। अब हम चेन्नम्मा का परिचय प्राप्त करेंगे बच्चों। आखिर यह चेन्नम्मा है कौन? अच्छा, ये देखेंगे। चेन्नम्मा का जन्म 1778 में काकतीय वंश में हुआ बच्चों। इसके पिता का नाम है धूलप्पा देसाई और माता पद्मावती। इनकी शिक्षा गुरुकुल में हुआ। इन्होंने अपने जंगम गुरु के सहायता से उर्दू, मराठी और संस्कृत आदि भाषाओं को इन्होंने सीखा। इनमें रहने वाली बहुत सारे युद्ध कलाएं हैं। घुड़सवारी, आखेट और शस्त्रास्त्रों का अभ्यास आदि युद्ध कलाओं का ज्ञाता थी यह हमारी चेन्नम्मा। अब आइए हम एक कित्तूर की झलक देखेंगे। यह है कित्तूर की किला, कित्तूर फोर्ट। आज भी यह ऐसे ही पड़ा हुआ है बच्चों। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही है हमारी कित्तूर की किला। अगर हम धारवाड़ से बेलगांव तक हम जाते हैं तो रोड पर ही हमें यह किला देखने को मिलती है। आइए हम एक आदर्श वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए, किताब ले लीजिए। कित्तूर भारत के कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा राज्य है। कित्तूर कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले में है और यह उन दिनों व्यापारों का प्रसिद्ध केंद्र स्थान था। यहाँ देश विदेश से लोग हीरे जवाहरात खरीदने आते थे। इस समृद्ध राज्य का प्रजावत्सल राजा था मल्लसर्जा। अच्छा, पढ़ लिया बच्चों मेरे साथ? और एक बार पढ़िए, मैं आपको इसके बारे में 2-3 प्रश्न पूछूंगी। पढ़ लिया? ठीक है बच्चों, ये है मल्लसर्जा। अच्छा बताइए, कित्तूर कर्नाटक की कौन से जिले में है? आप सभी को पता है, अभी अभी देखे हैं। कित्तूर कर्नाटक की बेलगावी जिले में है। सही है बच्चों। अब बताइए, कौन बता सकते हैं? कित्तूर कर्नाटक राज्य के किसका प्रसिद्ध केंद्र स्थान था? आप सभी को पता है, कित्तूर
कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र स्थान था बच्चों। वेरी गुड। अब कोई बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर? बहुत ही आसान है। कित्तूर का प्रजावत्सल राजा कौन थे? हाँ, सब बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, कित्तूर का प्रजावत्सल राजा है राजा मल्लसर्ज। कित्तूर का प्रजावत्सल राजा मल्लसर्ज था बच्चों। अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थों के बारे में देखेंगे। देखिए, सत्ता, सत्ता यानी अधिकार। लोलुप, लोभी, लोभी यानी लालच, आशे बुरुक अंत। एकलौती, एकमात्र, ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಬಳು ಅಂತ. ಆಖೇಟ್, ಆಖೇಟ್ यानी शिकार, शिकार यानी ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು. जवाहरात, रत्न. हौसला, हौसला यानी उत्साह, साहस. कोख, गर्भ. और गद्दी, सिंहासन. लिख लिया बच्चों सभी? हाँ, अब हम इस कित्तूर किले को देखेंगे। आज ऐसा शिथिलावस्था में पड़ा हुआ है बच्चों हमारे कित्तूर की किला। देख लीजिए, ये है कित्तूर की किला। अब हम देखेंगे कि राजा मल्लसर्ज के बारे में, कित्तूर रानी चन्नम्मा का विवाह के बारे में हम देखेंगे। इस कित्तूर राज्य का प्रजावत्सल राजा था मल्लसर्ज। इसकी दूसरी पत्नी थी चन्नम्मा। चन्नम्मा के माता पिता ने इस राजा के साथ अपनी एक लौती बेटी यानी सुंदर सी चन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर्ज से करवाई और इनकी कोख से जन्मा पुत्र शिवबसव राजा। ये जब पैदा हुआ तभी यह लड़का मर गया था। तो राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। पहले से इनका विवाह हुआ था, उनकी पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। और इसकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ था, उसका नाम है शिवलिंग रुद्रसर्ज। और इसकी वंशावली ऐसी है कि इन्होंने एक दत्तक पुत्र को लिया था, उसका नाम था गुरुलिंग मल्लसर्ज। ये है कित्तूर चन्नम्मा की वंशावली, राजा मल्लसर्ज के वंशावली। ये है राजा मल्लसर्ज और ये है हमारी रूपवती एकलौती बेटी चन्नम्मा और ये है उनका पुत्र शिवबसव राजा। राजा पटवर्धन ने इसको बंदी बनाया और मार डाला। बाद में शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया गया बच्चों। उन्होंने चन्नम्मा की बात न मानकर चाटुकारों से उन्होंने मित्रता की और कित्तूर का पतन तभी से शुरू हो गया। जब कित्तूर का पतन शुरू हुआ तो 11 सितंबर सन 1824 को इनकी मृत्यु भी हो गई। देखिए क्या हुआ, राजा पटवर्धन ने इस राजा को बंदी बनाया, यानी ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನ ರಾಜ ಪಟವರ್ಧನ ಬಂಧಿಸಿದ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ ಮೃತ್ಯುನು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ತದನಂತರ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜನನ್ನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ಲು. ಇದಾದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಈ ಒಂದು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವಂತಹ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜ ಅವರ ಒಂದು ಮಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಪತನವನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 11 सितंबर सन 1824 को इनकी मृत्यु हो जाती है. 11 सितंबर 1824 ಈ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜನ ಮೃತ್ಯುನು ಕೂಡ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. और कित्तूर राज्य में अंग्रेजों का प्रवेश किस तरह हुआ देखेंगे बच्चों अभी हम. ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्र. यहाँ से एक ही एक यह अंग्रेजी गवर्नर जनरल हमारे भारत को आता था और सभी को या वहाँ से ही क्या करता था, कंट्रोल करता था.
अंग्रेजों ने इसे इस राज्य को हड़पने का अच्छा अवसर समझा। राजा निसंतान मरा हुआ था। उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मलसर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए हुए पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उस समय गवर्नर जनरल डाल हौसी थे। देखिए बच्चों, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಮಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜ ನಿಸ್ಸಂತಾನವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. उसने अपने एक संबंधी ಗುರುಲಿಂಗ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ್ ಕೋ ಗೋದ್ ಲಿಯಾ ಥಾ. ಅವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. कित्तूर राज्य में अंग्रेजों का प्रवेश और भी बढ़ता जाता है, और भी बढ़ता जाता है. अब देखिए आ गए हैं हमारे अंग्रेज वाले हमारे कित्तूर पर. हमारे क्यों कहा मैंने, 200 साल तक हम पर इन्होंने शासन किया है, इसलिए हमारे बन गए. अभी वो हमारे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी को भी इन्होंने छोड़ कर गए हैं जाते वक्त. इसी वक्त रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालने की कसम खाई तो राज्य में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ. चन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर सकी. देखिए बच्चों, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. देखिए ये है हमारी चन्नम्मा. स्वाधीनता का सौदा करने पर वह राजी नहीं हुई. देखिए ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸೌದಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. मेरा नाम मेघना साहू, 9वीं कक्षा, सरकारी फतेहपुर कॉलेज प्रौढ़शाला विभाग निर्मंगला. आज हम दोनों के अध्ययन का कित्तूर रानी चन्नम्मा वीरंगा चन्नम्मा अध्याय का पात्र लेने जा रही हूँ और मेरा पात्र है कित्तूर रानी चन्नम्मा. मेरा नाम जैस्मिन साहू है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. मेरा अभिनय का पात्र है ब्रिटिश अधिकारी थकेला. 18वीं शताब्दी में सतालो लोग अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी. चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश ने सन 1778 में हुआ था. उनके पिता का नाम धुलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था. एक तो एकालवती, फिर रूपावती और स्वस्थ. चन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर महिला. उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई. घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, अखेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई. अपने जगन गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया. कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है. उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था. देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे. ऐसे समृद्ध राज्य के प्रचार स्थल राजा मल्लसर्ज थे. चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया. रानी चन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी. उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम था शिव बसराज. लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हुई. राज का मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रमा. पुना के पटवर्तन ने मल्लसर्ज को चालाकी से बंदी बना लिया. वहीं उनके मृत्यु हो गई. मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रमा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया. शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ.
Good morning, Your Majesty. You are so beautiful. अधिक प्रसन्न आने का कारण? कप्पा मांगने के लिए। क्या? कप्पा? कप्पा चाहिए तुम्हें? कप्पा? मांड्रा समझौते के अनुसार अब कप्पा का एहसानमंद है। गन्ना खाने के लिए, इस गलती के लिए हम एहसानमंद हैं? बादल बरसती है, भूमि उगती है, क्यों दे हम क्यों दे तुम्हें कप्पा? क्यों दे हम कप्पा? क्या आप हमारे साथ जल हुए थे? हमारे संबंध है क्या? तो आप हमारे भारतवर्ष हैं? क्या आप हमारे प्यास बुझाने के लिए पानी दिए थे? क्यों दे हम कप्पा? कप्पा चाहिए, कप्पा। और माँ टहलने के लिए मत बैठो। कुछ समय पर इतना घर ये तो कन्नड़ी का कर है। इस प्रकार हा 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 इस प्रकार मैसूर को मिट्टी में खो दे गए। वो आपके वीरता से नहीं, आपके झूठ वाले उस खामिया से है। मैसूर को नष्ट करने के लिए मराठों को नष्ट करने के लिए और किसी को, ऐसे ही पूरा भारतवर्ष को आपने कब्जा कर लिया। हम कप्पा चाहिए, कप्पा। कित्तूर रानी चन्नम्मा के नाम पे कोई कप्पा मांगे तो उसका जीव निकलवा जाता है। इंसॉल्ट रानी साहिबा, आप कप्पा के बारे में ज्यादा ही बोल रहे हैं। हम वही हैं जिन्होंने अपने कंपनी को हमारे संस्थान में जगह दिए थे, और ये मेरा आदेश है, और मेरा आदेश करने के लिए अधिकार है। मांड्रा समझौते के अनुसार कित्तूर पर हमारा अधिकार क्षेत्र है। क्या? कित्तूर आपका संस्थान का अधिकार है? क्या आपके बाबा दादा का और पापा का दादा के अर्जित किए गए धन से ये स्थापित किया गया है? और आपके अर्जित दादा के पापा का अर्जित किए गए धन है? ये तो हमारे पूर्वजों का धन है। बिना रोटी चबाए और दाल चबाए और रोटी को रोटी से तोड़ने वाले इस स्वभाव कन्नड़ियों का नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें जीवन प्रदान कर रही हूँ। चन्नम्मा, आप स्वर्ग गद्दी में बैठकर ज्यादा ही बोल रहे हैं। आपको जीने का अर्थ नहीं है, और हमें भी आपको जीने का प्रदान करने नहीं चाहिए। चन्नम्मा, I will see you. अब तक आपको मालूम हुआ होगा कि अंग्रेज़ों का प्रवेश कित्तूर पर किस तरह हुआ। जब शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। गोद लेने के बाद अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। वो यही चाहते थे कि कब इनकी मृत्यु हो जाती है और कब यह दत्तक पुत्र को लेता है, कब हम कित्तूर पर प्रवेश करें। तो यही सुसमय था, तो आ गए। लेकिन चन्नम्मा स्वाधीनता की सौदा करने पर कभी राजी नहीं हुई बच्चों, मालूम हुआ। अब हम इस पाठ के ऊपर कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों। बताइए, चन्नम्मा के माता पिता का नाम क्या था? कोई बता सकते हैं? चन्नम्मा के माता का नाम था पद्मावती और पिता का नाम था धूलप्पा देसाई। वेरी गुड बच्चों। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसको गोद लिया था? आप सभी को पता है। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने गुरुलिंग रुद्रसर्ज को गोद लिया था। वेरी गुड बच्चों। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने गुरुलिंग रुद्रसर्ज को गोद लिया था। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर बताइए बच्चों। चन्नम्मा को उनके पिता से कौन सी कलाएं प्राप्त हुई थी? देखिए, किताब ले लीजिए और कलम ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। चन्नम्मा को उनके पिता से घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं प्राप्त हुई थी बच्चों। कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। देखिए बच्चों, लिख लीजिए। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने आते थे। आप सभी को पता है ना। देखिए, और इन शब्दों का विलोम रूप ढूंढकर आपको बताना है बच्चों।
स्वस्थ, बताइए कौन बता सकता है स्वस्थ का विलोम रूप? वेरी गुड, अस्वस्थ। देशभक्त, कोई बता सकते हैं? किसको पता नहीं है ये शब्द? देशद्रोही, वेरी गुड। अब बताइए शत्रुता, मित्रता, वेरी गुड। लिख लीजिए सभी एक एक करके, देखते देखते लिखिए। देश, विदेश, जय, जय विजय या जय जय नहीं है, जय यानी पराजय। वीर, इसका विलोम रूप है कायर। हाँ बच्चों, आप सभी लिख लिया? आपको लिखने के लिए क्यों बोल रही हूँ? लिखते लिखते क्या होती है? भाषा की शुद्धता होती है बच्चों, लिखने की वेग भी बढ़ती है, इसलिए देखते देखते लिखना चाहिए। अंदर, बाहर, वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर आपको लिंग बताना है। इसको देखिए, ये कौन है? ये है पिता और माता। और किसको पता नहीं है ये? राजा रानी, वेरी गुड बच्चों। अब इसको देखिए, पुत्री पुत्र। और ये यहाँ पर एक माता है, पिता है और आप जैसी एक छोटी सी लड़की है। ये कौन है? बाप और माँ। और इसको देखिए, हाँ आपके घर में भी होंगे, ये है दादा दादी। और इसको देखिए, ओ इसको कौन नहीं जानता? ये है शेरनी और शेर, वेरी गुड बच्चों। अब हम कुछ मुहावरों के बारे में देखेंगे। मुहावरा यानी कन्नड़ में इसको ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। सामान्य अर्थ के बदले विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरे कहलाते हैं। देखिए, सामान्य अर्थದ ಹೊರತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮುಹಾವರೆ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। ಇವುಗಳನ್ನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮುಹಾವರೆಗಳನ್ನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ। ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮುಹಾವರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ मुहावरे और उसका अर्थ यहाँ पर दिए हैं। पहला है लोहा लेना। लोहा लेना का अर्थ है बदला लेना, सेडू ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳು। इसको वाक्य में करेंगे बच्चों। लोहा लेना, इसको वाक्यों में करिए। कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने की लोहा ले ली थी। ठीक है बच्चों। नाको चने चबाना, बहुत ही हैरान करना। बहुत ही हैरान करना यानी ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸೋದು। ಚೆನ್ನಮ್ಮ अंग्रेजರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು नाको चने चबा डाली। हमारे जो देशभक्त है और हमारे जो सैनिक है वो देशद्रोहियों को नाको चने चबाते हैं बच्चों। काम तमाम करना यानी खत्म करना, मार डालना। इसको वाक्यों में प्रयोग कीजिए बच्चों। किस तरह हो सकता है काम तमाम करना? हम अपने बुरे गुणों का काम तमाम करना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना यानी जान पर खेलना, ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखिए, हमारे जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं? सीमाओं पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर क्या करते हैं? हमारे देश के प्रति वह युद्ध करते हैं बच्चों। और जीवन ज्योति बुझ जाना यानी देहांत होना या मर जाना। जीवन ज्योति, महात्मा गांधी जी की जीवन ज्योति बुझ गई और बहुत सारे ऐसे महान आत्माओं की जीवन ज्योति बुझ गई। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इन मुहावरों को अपने वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जानकारी मिली आपको मुहावरों के बारे में?
अब हम आगे देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। ये बहुत ही आसान है। पदबंध जो आप समाचार पत्रों में देखते हैं रोज, वो कन्नड़ में होता है, लेकिन यह हिंदी में है। थोड़ा सा बदलाव है, देख लीजिए, बहुत ही आसान है। कोशिश कीजिए कि इसको एक शब्द बनाने की। हाँ देखिए, एक उदाहरण है, एक से ज़्यादा भाषाएं जानने वाले, इसको क्या कहते हैं? ಬಹುಭಾಷಿ। ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಹುಭಾಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ऐसे ही यहाँ पर है, देखिए बच्चों, देश के प्रति द्रोह करने वाला, देश के प्रति द्रोह करने वाले को क्या कहते हैं? देशद्रोही, है कि नहीं? और देश के प्रति भक्ति रखने वालों को क्या कहते हैं? देशभक्त। वेरी गुड बच्चों। जो परिचित ना हो, अपरिचित। जो परिचित होते हैं उनको परिचित कहते हैं। सामान खरीदना एवं बेचना, वस्तुಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಪಾರ। देखिए, जिनका कोई संतान न हो, ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? निसंतान। और जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, ಯಾರು ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? सिपाही, योद्धा, सैनिक कहते हैं ना। हाँ वेरी गुड बच्चों। वैसे ही जिसका वर्णन किया जा सकता है वर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता अवर्णनीय। ऐसे बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं? पदबंध रचाकर उसका एक शब्द बना सकते हैं बच्चों। ठीक इसी तरह आपको क्या करना है? ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द बनाना है बच्चों। इससे क्या होती है? शब्द भंडार हमारी बढ़ती ही जाती है। हिंदी की शब्द भंडार भी बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारी भाषा पर प्रभुत्व भी बढ़ती जाती है बच्चों। इसको रोज क्या करना है? आपको अभ्यास करना है घर में। पाठ की आखिरी अंत है गृह कार्य। आपको क्या करना है? घर में इस कार्य को करना है और बाद में अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिकाओं को दिखाना है। पुराने समय में युद्ध करने के लिए तलवार, भाले, तीर कमान आदि शस्त्रास्त्रों का उपयोग होता था। आप लोगों को पता है, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ತಲ್ವಾರ್ ಯಾನಿ ಖಡ್ಗ, ಭಾಲೆ, ಭಲ್ಲೆ, ತೀರ್ ಕಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣ ಮುಂತಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು उपयोग ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ। अब आप 3 वाक्यों में लिखिए कि अगर आजकल युद्ध होता है तो किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग होता है। ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। यह है आपकी गृह कार्य। बहुत ही आसान है ना बच्चों? इस गृह कार्य को अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को दिखाइए और मैं समझती हूँ कि अब तक आप मेरे सभी पाठ को सुने और समझे होंगे। अच्छा, मैं हूँ श्रीमती रेणुका य ಕೊಳ್ಳಿಯವರು, सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज प्रौढ़शाला विभाग, तालुक नेलमंगला, जिला बेंगलोर ग्रामांतर से आई हूँ और मैं करती हूँ सभी बच्चों से प्यार और बच्चे मुझसे करते हैं इजहार और मैं आप सभी को करती हूँ नमस्कार। धन्यवाद सभी।